दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। तारीख 3 अक्टूबर 2024 थी। हैदराबाद शहर में, जो भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, रमेश कुमार नाम का एक करोड़पति रहता था। 54 वर्षीय रमेश कुमार एक व्यवसायी थे, जिन्होंने रियल एस्टेट और कई अन्य उपक्रमों में एक महत्वपूर्ण राशि का निवेश किया था, जिसने उन्हें करोड़पति बना दिया था। रमेश की शादी निहारिका नाम की 29 वर्षीय महिला से हुई थी। 3 अक्टूबर को निहारिका ने रमेश को सुझाव दिया कि उन्हें ड्राइव पर जाना चाहिए, यह कहते हुए कि आप हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और हमें एक साथ लंबी ड्राइव पर गए हुए बहुत समय हो गया है। अब एक व्यवसाय के लिए समय प्रबंधन ही सब कुछ है। अंतहीन कॉल मीटिंग और लगातार व्यापार का विस्तार करने की रणनीतियों के बारे में सोचना। हालांकि रमेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उसके साथ लंबी ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी लाल मर्सिडीज बेंज कार को गैरेज से बाहर निकाला। निहारिका कार में बैठ गई और दोनों तेलंगाना के दूसरे शहर उप्पल की ओर चल पड़े। करीब 45 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद निहारिका ने अपने पति से कहा कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। यह सुनकर रमेश ने कार को नेशनल हाईवे 163 की ओर मोड़ दिया, जो उप्पल को भुवनगिरी से जोड़ता है। इसके बाद वे भोजन करने के लिए रेस्टोरेंट में गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का तेलंगाना राज्य अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत और प्राचीन नृत्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। राजधानी हैदराबाद अपने समृद्ध इतिहास, चार मीनार जैसी प्रतिष्ठित वास्तुकला, बिरयानी के लिए प्रसिद्ध जीवंत खाद्य संस्कृति और तेलुगु फिल्म उद्योग टॉलीवुड के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। इस बीच जब निहारिका रमेश के साथ अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में भोजन का आनंद ले रही थी, तो उसने अपने एक पुराने दोस्त अंकुर राणा को देखा। आंख से आंख मिलते ही निहारिका ने अंकुर को नमस्ते किया और अपने पति रमेश से उसका परिचय कराया। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाते हुए लंबी बातचीत की। जहां पहले अंकुर सिर्फ निहारिका का दोस्त था, वहीं अब वह रमेश का भी दोस्त बन गया। इस वजह से खाना खाने के बाद निहारिका ने अंकुर को भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो अंकुर ने आनाकानी की, लेकिन आखिरकार वह मान गया। अंकुर दरअसल हरियाणा राज्य में रहता था, जो हैदराबाद से लगभग 1080 मील दूर है। लेकिन वह अपने किसी बिजनेस से जुड़े काम से अपने एक दोस्त से मिलने शहर आया था। अंकुर ने निहारिका से कहा, मेरा दोस्त मुझे लेने आने वाला था, लेकिन क्योंकि तुम इतना जोर दे रही हो तो तुम मुझे रास्ते में छोड़ सकती हो। रमेश को अंकुर को अपनी कार में घुमाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उस समय तक वह और अंकुर पहले से ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। हालांकि रेस्टोरेंट से निकलने से पहले निहारिका ने उन सभी के लिए 3 छोटे गिलास जूस का ऑर्डर दिया। जूस पीने के बाद वे तीनों रमेश की लाल मर्सिडीज बेंज में चले गए। रमेश गाड़ी चला रहा था, निहारिका पैसेंजर सीट पर थी और डनपुआ और अंकुर पीछे बैठा था। जब रमेश गाड़ी चला रहा था तो उसे सिर दर्द होने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब दर्द तेज हो गया तो उसने अंकुर से गाड़ी चलाने को कहा और खुद आराम करने के लिए पीछे की सीट पर चला गया। जैसे ही रमेश पीछे बैठा, 1-2 मिनट में उसकी आंखें बंद होने लगी और वह बेहोश हो गया। यह देखकर अंकुर ने कार को सड़क के किनारे लगा दिया। फिर उसने निहारिका के दुपट्टे से रमेश का गला घोंट दिया। इस दौरान निहारिका बहुत खुश थी, क्योंकि यह पूरी योजना उसी ने बनाई थी। अंकुर ने रमेश का गला घोंटना तब तक जारी रखा जब तक कि उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। जिस महिला से रमेश सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने उसे इतने क्रूर तरीके से धोखा क्यों दिया, आपको बाकी वीडियो में पता चलेगा। लेकिन रमेश की हत्या करने के बाद निहारिका और अंकुर उसकी लाश को उसकी ही कार की डिक्की में छिपा देते हैं। इसके बाद अंकुर फिर से कार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब उनका लक्ष्य रमेश की लाश को ऐसी जगह पर ठिकाने लगाना था जहां कोई उसे पा ना सके। हालांकि गाड़ी चलाते समय उनकी कार का ईंधन खत्म हो जाता है, जिससे उन्हें रास्ते में एक ईंधन स्टेशन पर रुकना पड़ता है। इस समय तक धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और तभी निहारिका को एक विचार आता है और वह अंकुर को बेंगलुरु की ओर गाड़ी चलाने के लिए कहती है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद निहारिका अंकुर को एक खास जगह बताती है, जो बेंगलुरु शहर का एक उपनगर था, जिसे राममूर्ति नगर कहा जाता था। अब मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच की दूरी 355 मील है, जिसे कार से तय करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। इसके अलावा हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है, जबकि बेंगलुरु अपने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में है। इस वजह से उनकी यात्रा में कई टोल प्लाजा शामिल थे। हालांकि सब कुछ होने के बावजूद निहारिका और अंकुर बिल्कुल भी नहीं डरे और आखिरकार वे 4 अक्टूबर को बेंगलुरु के उपनगर राममूर्ति पहुंच गए।
वहां पहुंचकर निहारिका ने एक अन्य मित्र डॉक्टर निखिल मृत से संपर्क किया, जो एक पशु चिकित्सक थे। निहारिका ने फिर डॉक्टर निखिल को बताया कि उसने कुछ घंटे पहले अपने पति की हत्या कर दी है और अब उसे शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। शुरू में निखिल यह सुनकर चौंक जाता है, लेकिन बाद में वह निहारिका और अंकुर को रमेश के शव को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। निखिल को एक जगह के बारे में पता था, एक कॉफी स्टेट, जो वर्तमान में वीरान था। कॉफी स्टेट एक बड़ा खेत होता है जो पूरी तरह से कॉफी की खेती और उत्पादन के लिए समर्पित होता है। निखिल ने जिस कॉफी स्टेट का जिक्र किया, वह कर्नाटक के कोडगू जिले में था, जो निखिल के राममूर्ति नगर स्थित घर से 168 मील दूर था। यह जानने के बाद निहारिका जल्दी से निखिल को कार में बैठने के लिए कहती है और एक बार फिर अंकुर बेंगलुरु से कोडगू तक लगभग 6 घंटे ड्राइव करता है। इसलिए पहले वे हैदराबाद से बेंगलुरु और फिर बेंगलुरु से कोडगू जाते हैं। अपने पति रमेश की हत्या करने और उसके शव को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया में निहारिका ने लगभग 530 मील की यात्रा तय की थी और अंकुर ने 16 घंटे तक गाड़ी चलाई थी। अंत में 5 अक्टूबर को अंकुर निखिल और निहारिका कोडागू में एक कॉफी एस्टेट में पहुंचते हैं। वे एक सुनसान जगह ढूंढते हैं। रमेश के शव को कार की डिक्की से बाहर निकालते हैं, उसे कंबल में लपेटते हैं, उस पर पेट्रोल डालते हैं और आग लगा देते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि आग ने रमेश के चेहरे की पहचान को नष्ट कर दिया है, तो वे तीनों मर्सिडीज बेंच में वापस आ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद निहारिका और अंकुर अपने तीसरे साथी निखिल को बेंगलुरु में उसके घर पर छोड़ देते हैं और फिर रमेश की कार में हैदराबाद लौट आते हैं। वहां पहुंचने पर निहारिका अंकुर को रमेश की कार वापस उसके गैरेज में पार्क करने और वहां से चले जाने का निर्देश देती है। इसके बाद वह अपने घर के पास के पुलिस स्टेशन जाती है और रमेश के लिए गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराती है। निहारिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पुलिस जांच को गुमराह करना चाहती थी और खुद पर से संदेह हटाना चाहती थी। इस बीच तेलंगाना पुलिस रमेश की तलाश के लिए एक टीम बनाती है, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेलंगाना पुलिस हैदराबाद में रमेश की तलाश कर रही थी, जबकि उसका शव पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कोडगू जिले में सड़ रहा था। लेकिन फिर 8 अक्टूबर 2024 को स्थानीय लोगों को कॉफी एस्टेट के पास एक अधला शव दिखाई देता है। उनमें से एक व्यक्ति कोडगू के एक पुलिस स्टेशन में फोन करके रिपोर्ट करता है कि उन्हें कॉफी बागान में एक आदमी का आधा जला हुआ शव मिला है। फिर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और शव को देखने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। फिर कर्नाटक पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की। कॉफी बागान के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। हालांकि घंटों पूछताछ के बाद भी उन्हें कोई ऐसा चश्मदीद नहीं मिला जिसने हत्या को अपनी आंखों से होते देखा हो। अब पुलिस के पास एक अज्ञात शव है, जिसका चेहरा आग की वजह से पूरी तरह से विकृत हो चुका है। इससे कर्नाटक पुलिस को यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले को सुलझाना आसान नहीं होगा। नतीजतन वे 4 विशेष जांच दल बनाते हैं। इनमें से एक दल को आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का एकमात्र काम सौंपा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जांच दल को सबसे पहले कॉफी बागान से करीब 1 मील दूर लगे सीसीटीवी कैमरे का पता चलता है। फिर पुलिस इस कैमरे से फुटेज की गहन जांच करने का फैसला करती है। कई घंटों तक फुटेज की जांच करने के बाद उन्हें आखिरकार किस्मत का साथ मिला और उन्हें एक फ्रेम मिला जिसमें लाल रंग की मर्सिडीज बेंज उसी कॉफी बागान की ओर जाती हुई दिख रही थी जहां अदली लाश मिली थी। इस सुराग के बाद कर्नाटक पुलिस ने कॉफी बागान की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे हर सीसीटीवी कैमरे की जांच करने का फैसला किया। जब उन्होंने इन कैमरों की फुटेज देखी तो उन्होंने पाया कि लाल रंग की मर्सिडीज बेंज कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। इससे पुलिस को यह पुष्टि करने में मदद मिली कि लाल रंग की बेंज वाकई 5 अक्टूबर को कॉफी बागान की ओर जा रही थी। कर्नाटक पुलिस ने फिर कार का लाइसेंस प्लेट नंबर नोट किया और उसके पंजीकरण विवरण की जांच की। उन्हें पता चला कि लाइसेंस प्लेट हैदराबाद तेलंगाना में पंजीकृत है और कार रमेश कुमार नामक एक व्यक्ति की है। इस जानकारी के साथ कर्नाटक पुलिस तेलंगाना पुलिस से मदद मांगती है और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के आखिरी दिनों में वे रमेश के घर पहुंचते हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि रमेश कुमार की पत्नी निहारिका ने पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इस मामले में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरा फुटेज की समीक्षा की। अंत में कुछ क्लिप पाए जिसमें रमेश की कार के अंदर एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए दिखाई दिए। इनमें से कुछ क्लिप टोल प्लाजा और कर्नाटक तेलंगाना सीमा पर कैद की गई थी। तेलंगाना पुलिस ने फिर रमेश के परिवार को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें रमेश की कार में एक महिला और एक पुरुष दिखाई दे रहे हैं।
फुटेज देखते ही रमेश का परिवार तुरंत पहचान जाता है कि कार में बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि निहारिका है। इस बिंदु पर पुलिस पुष्टि करती है कि निहारिका वास्तव में रमेश की पत्नी है, लेकिन कोई भी रमेश की कार चलाने वाले व्यक्ति को नहीं पहचानता है क्योंकि कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। कर्नाटक पुलिस जब रमेश के घर पहुंची तो चीजें और भी संदिग्ध हो गईं। निहारिका घर पर नहीं थी। रमेश के परिवार के बयानों को देखते हुए दोनों राज्य पुलिस बलों का शक अब निहारिका की ओर मुड़ गया है। जब वे निहारिका के स्थान को ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह अभी भी बेंगलुरु में है। इस पुष्टि के साथ कर्नाटक पुलिस बेंगलुरु लौटती है और आखिरकार 22 अक्टूबर 2024 को निहारिका को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल निहारिका बेंगलुरु में निखिल के घर के पास रह रही थी। हालांकि पुलिस को उससे बहुत सख्ती से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते उसने कबूल कर लिया कि उसने रमेश की हत्या की है। इसके बाद उसने कर्नाटक पुलिस को अपने तीसरे साथी डॉक्टर निखिल का ठिकाना भी बता दिया। इसके बाद पुलिस ने निखिल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और निहारिका की तरह ही पूछताछ के लिए थाने ले गया। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को रमेश की हत्या के बारे में वही कहानी बताई जो हमने पहले बताई थी। इसके अलावा जब कर्नाटक पुलिस ने उनसे पूछा कि रमेश की हत्या में और कौन शामिल था, तो उन्होंने अपने दूसरे साथी अंकुर राणा का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने निहारिका से अंकुर के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने बार बार दावा किया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि कुछ घंटों की लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार उसने बताया कि अंकुर उत्तराखंड के हरिद्वार में कहीं छिपा हुआ है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने अंकुर के फोन नंबर को ट्रेस करना शुरू किया, जिससे आखिरकार वे उसके सटीक ठिकाने तक पहुंच गए। अगर बात करें, बेंगलुरु से हरिद्वार की दूरी 1452 मील है, जिसे कार से तय करने में करीब 37 घंटे लगेंगे। इस वजह से कर्नाटक पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस की मदद ली और उनकी मदद से अंकुर राणा को 25 अक्टूबर 2024 को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों संदिग्धों की हिरासत में होने के बाद पुलिस ने रमेश कुमार की हत्या के पीछे के मकसद की जांच शुरू कर दी है। हालांकि कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि रमेश कुमार की मौत का मूल कारण निहारिका का बचपन में बीता दुख था। निहारिका एक अच्छे परिवार से थी जो आर्थिक रूप से संपन्न था। वह ये हमेशा एक मेधावी छात्रा थी और अपनी कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक थी। उसका बचपन ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक त्रासदी घटी। जब वह बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इससे भी बदतर यह हुआ कि उसकी स्कूली शिक्षा पूरी होने से पहले ही उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद निहारिका के सौतेले पिता ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और समय के साथ उसकी मां भी उससे दूर हो गई। इस माहौल में पली बढ़ी निहारिका ने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया और बेहतरीन ग्रेड के साथ हाई स्कूल पास किया। परिणाम स्वरूप उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, क्योंकि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की आकांक्षा रखती थी। भारत में इस स्नातक की डिग्री को पूरा करने में आमतौर पर 4 साल लगते हैं और कॉलेज के अपने तीसरे वर्ष के दौरान उसे एक आदमी से प्यार हो गया। इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक पुष्ट विवरण यह है कि निहारिका के कॉलेज के अंतिम दिनों के दौरान उन दोनों ने शादी कर ली थी। आश्चर्यजनक रूप से उस समय निहारिका केवल 20 वर्ष की थी। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद निहारिका ने अपने कौशल और योग्यता का प्रदर्शन करते हुए प्रमुख आईटी कंपनियों में आवेदन करना शुरू कर दिया। क्योंकि बेंगलुरु को भारत का आईटी हब माना जाता है, इसलिए उसने अंततः वहां एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में नौकरी हासिल की। हालांकि इस समय के आसपास उसे एक बार फिर व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अपने व्यस्त कार्य शेड्यूल के साथ अपने विवाहित जीवन के लिए संघर्ष करती रही, जिसके कारण उसका तलाक जल्दी हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने करियर पर फिर से ध्यान देने का फैसला किया, लेकिन इस दौरान उन्हें अपनी कंपनी से भी निकाल दिया गया। उस समय निहारिका अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थी और तभी उन्हें काम के लिए बेंगलुरु से उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा जाना पड़ा। इसी दौरान निहारिका की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हरियाणा के करनाल के कमलदीप सैनी नाम के शख्स से हुई। कमलदीप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बाद में वे असल जिंदगी में भी मिलने लगे, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान निहारिका ने कमलदीप को अपने अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। आखिरकार कमलदीप को निहारिका से प्यार हो गया और उन्होंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। निहारिका ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और 2019 में दोनों ने शादी कर ली। इस दूसरी शादी के बाद निहारिका ने बेंगलुरु छोड़कर हरियाणा में बसने का फैसला किया। अगले 2 साल तक तो उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 2021 में उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया।
शादी के बाद निहारिका के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कमलदीप ने उस पर 70 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कमलदीप ने दावा किया कि निहारिका ने निजी संकटों के बारे में झूठी कहानियां गढ़ी थीं और समय के साथ उसने 70 लाख ले लिए। इसके अलावा कमलदीप ने पुलिस को बताया कि निहारिका ने शादी से पहले उसे अपनी पहली शादी के बारे में कभी नहीं बताया था और शादी के 2 साल बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने निहारिका को गिरफ्तार कर लिया और उसे महिला जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात अंकुर राणा नाम के एक व्यक्ति की मां से हुई। जेल के अंदर दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया और निहारिका ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी बताई कि उसका बचपन किस तरह संघर्षों से भरा था, अपनी पहली शादी में उसका अनुभव कैसा था और अब वह जेल में क्यों है। निहारिका की पूरी कहानी सुनने के बाद अंकुर राणा की मां ने उसे चिंता ना करने का आश्वासन दिया और वादा किया कि जेल से बाहर आने के बाद उसका बेटा अंकुर उसकी मदद करेगा। कुछ महीने बाद जब निहारिका जेल से रिहा हुई तो सबसे पहले उसकी मुलाकात 30 वर्षीय अंकुर राणा से हुई। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद निहारिका को भी उससे प्यार हो गया, लेकिन तब तक उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच चुकी थी। इस वजह से उसने काम के लिए बेंगलुरु लौटने का फैसला किया और जल्द ही वहां एक कंपनी में नौकरी भी हासिल कर ली। संयोग से इस कंपनी में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात रमेश कुमार नाम के एक शख्स से हुई। उस समय निहारिका की उम्र करीब 29 साल थी, लेकिन दोनों की उम्र में 25 साल का अंतर होने के बावजूद रमेश को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। हालांकि उसे निहारिका के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि रमेश पहले से ही शादीशुदा था और बहुत अमीर था। फिर भी वह निहारिका को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश कर रहा था। जब निहारिका ने देखा कि रमेश उसका कितना ख्याल रखता है और उस पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो उसका मन एक बार फिर बदल गया। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि रमेश बहुत अमीर है। उसके पास कई घर, लग्जरी कारें हैं और वह एक सफल रियल एस्टेट व्यवसायी है। यह सब जानने के बाद निहारिका को अंकुर में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वह रमेश की दौलत की ओर आकर्षित हो गई। फिर उसने रमेश के प्रति स्नेह दिखाना शुरू कर दिया और आखिरकार करोड़पति रमेश ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे निहारिका ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद रमेश ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और अपने बच्चों को उसके साथ रहने के लिए छोड़ दिया। फिर रमेश ने निहारिका से शादी की, जो उसकी तीसरी शादी थी। लेकिन इस शादी के बाद निहारिका अपने सपनों की जिंदगी जीने लगी। उसे अब हर दिन ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर उसे सब्जियां भी खरीदनी होती तो वह वहां पहुंचने के लिए कई कारों के बीच स्विच करती। फिर सितंबर 2024 आया। उस महीने रमेश ने अपनी सबसे महंगी संपत्ति बेची, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए थी। जब रमेश की दूसरी पत्नी निहारिका को इस बड़े वित्तीय लेन देन के बारे में पता चला तो एक बार फिर लालच ने उसे जकड़ लिया। एक दिन जब रमेश काम से घर लौटा तो निहारिका ने उससे संपत्ति की बिक्री से मिले 80 लाख अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कहा, लेकिन रमेश ने इनकार कर दिया, जिससे निहारिका भड़क गई। उसका गुस्सा जंगल की आग की तरह बढ़ता गया और उसने फैसला किया कि रमेश की संपत्ति पर पूरा कब्जा करने के लिए उसे उसे खत्म करना होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने कदम दर कदम उसकी हत्या की योजना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि निहारिका को योजना को अंजाम देने में मदद के लिए कम से कम एक और व्यक्ति की जरूरत थी और तभी उसे हरियाणा के अपने पूर्व प्रेमी अंकुर की याद आई। निहारिका ने अंकुर को फोन किया और उसे बताया कि वह अपने पति को मारना चाहती है ताकि उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। एक बार जब सब कुछ उसके नाम हो जाएगा तो वे शादी कर सकते हैं और अंकुर भी करोड़पति बन जाएगा। यह सुनकर अंकुर रोमांचित हो गया और उससे पूछा कि उसे क्या करना होगा। अपनी योजना के हिस्से के रूप में निहारिका ने अंकुर को 1 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद बुलाया। रमेश की हत्या से 2 दिन पहले निहारिका के निमंत्रण के जवाब में अंकुर हत्या में सहायता करने के लिए हरियाणा से हैदराबाद चला गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने वीडियो की शुरुआत में ही चर्चा की थी कि कैसे निहारिका रमेश को एक लंबी ड्राइव पर ले गई, अंकुर से मिलवाया, उसे बेहोश करने के लिए जूस में नशीला पदार्थ पिलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। अंत में निहारिका और उसके 2 साथी पकड़े गए, लेकिन लालच में आकर निहारिका ने न केवल रमेश की हत्या की और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि पशु चिकित्सक डॉक्टर निखिल की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अंकुर की बात करें तो वह पहले से ही गलत रास्ते पर था और अंत में उसे ना तो पैसे मिले और ना ही निहारिका से शादी करने का मौका। नवंबर 2024 में नवीनतम अपडेट के अनुसार रमेश कुमार की हत्या के ठीक 1 महीने बाद कोडगू की एक जिला अदालत ने अपराध में उसकी सीमित भूमिका का हवाला देते हुए डॉक्टर निखिल को जमानत दे दी।
इस बीच अंकुर राणा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने हत्या की साजिश में उसकी सक्रिय भागीदारी को स्वीकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। इनके अलावा मुख्य आरोपी निहारिका अभी भी हिरासत में है। उस पर साजिश, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप हैं। मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है। हम इस मामले पर कड़ी नजर रखेंगे और जब भी कोई नया अपडेट आएगा, हम अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में साझा करेंगे। जब भी कोई प्यार, वासना या लालच में आकर कोई अपराध करता है, अगर वह एक पल के लिए भी यह सोच ले कि पकड़े जाने के बाद उसके पास ना तो प्यार बचेगा, ना ही धन और ना ही संतुष्टि, तो शायद कई अपराधों को रोका जा सकता है। इस मामले में भी अगर निहारिका, अंकुर और निखिल ने हत्या करने से पहले जेल में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने के बारे में सोचा होता, तो शायद वे रमेश कुमार की हत्या नहीं करते। लेकिन अब मुख्य आरोपी निहारिका और अंकुर को अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। जिस धन दौलत के लिए उन्होंने रमेश की हत्या की, वह अब कभी उनका नहीं होगा। तो इसके साथ ही रमेश कुमार हत्याकांड का मामला यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।